हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी? प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं जो क्वेश्चन पेपर कराता हूं, ये जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं ना प्यारे साथी, ये सीधा आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाने वाले हैं। अब आप कहेंगे भैया जी ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे साथी यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन पेपर लाता हूँ, इसमें मैं जो क्वेश्चंस आपको बताता हूँ ना, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 2026 क्या 2025 में पूछे गए हैं, 2024 में पूछे गए हैं, या फिर अगर मैं बात करता हूं तो 2023 में बहुत सारे सेट में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली आप कोई भी सब्जेक्ट में बेहतर स्कोर कर सकते हो। आपका पेपर, विज्ञान का पेपर भैया 27 फरवरी को होने वाला है, मे बी 20 फरवरी को होने वाला है, ठीक है। तो मतलब जिस भी डेट को आपका पेपर होने वाला है, अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो प्यारे साथी ये क्लास पूरी देख लेना, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं ना, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, एक एक क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, है ना। क्लास को पूरी देखना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से सेम टू सेम आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो ये चीजें पढ़ सकते हो, वरना मैं आपको सीधे क्वेश्चंस पर ले चलता हूं कि किस तरीके के इसमें मैंने सारे क्वेश्चन शामिल किए हैं, है ना। क्लास को पूरी देखना, अगर आपने क्लास को पूरी देख लिया ना, बहुत सारे स्टूडेंट से आगे हो जाओगे, है ना। गारंटी दे रहा हूं, इस क्लास में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं और आपको 2026 में ये क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस। तो प्यारे साथियों, यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं अपने पहले क्वेश्चंस की, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस को प्यारे साथी बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे कि यहां पर जो ये हमारा क्वेश्चन पेपर होने वाला है, इसमें सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, तो प्यारे साथियों यहां पर आपको 3 तरीके से क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। सबसे पहले आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस प्यारे साथी जो कि आपको रसायन विज्ञान से देखने को मिलेंगे। टोटल आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे? तो यहां से आपको टोटल लगभग 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मेरी गारंटी है मैं आपको 6 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस यहां से सही कराने वाला हूं, है ना। फिर इसी पेपर में आपके जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपके आएंगे प्यारे साथियों बायोलॉजी के क्वेश्चंस, है ना। तो इसके बाद आपके बायो के क्वेश्चंस आएंगे और फिर आपके पूछे जाएंगे फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपका विज्ञान के क्वेश्चन पेपर में आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भैया उपखंड का की, और इसी तरीके से हर एक उपखंड आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले उपखंड का, फिर उपखंड खा, फिर उपखंड गा, है ना। सबसे पहले उपखंड का की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखो आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं वह सारे क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के होंगे, है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के होंगे। तो जितने भी आपके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। पहला प्रश्न आपको नोट कर लेना है कि फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र निम्न में से है। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चंस लगभग हर साल पेपर में आता है कि फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र क्या होता है, ठीक है। अणुसूत्र निम्न में से कौन सा है, ठीक है। अणुसूत्र पूछ सकता है, या तो आपसे पूछ सकता है फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम, ठीक है। IUPAC नेम पूछ सकता है, वरना सीधे क्वेश्चन कह देगा अणुसूत्र बताइए। तो देखिए यहां पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा HCHO। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, देखिए जहां पर आपको एल्डिहाइड दिख जाए, जहां पर एल्डिहाइड, वहां पर आपका समूह होता है CHO। जहां पर आपको एल्डिहाइड दिख जाए वहां पर प्यारे साथियों आपका समूह होता है CHO। तो देखो यहां पर HCHO आ रहा है, तो यहां से हमारा फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। ये थोड़ी सी कह सकते हो ट्रिक होती पहचानने की, है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि निम्नलिखित में से एल्कीन है ना। अगर मैं एल्कीन की बात करता हूं कि यहां पर हमारा एल्कीन कौन सा है, तो सबसे पहले मेरी बातों को समझने का प्रयास करना कि आपकी, अगर मैं एल्केन की बात करता हूं, एल्केन में हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं एल्केन में। वहीं अगर मैं एल्कीन की बात कर देता हूं, है ना, अगर मैं एल्कीन की बात कर देता हूं प्यारे साथियों, तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में आ जाते हैं डबल बॉन्ड, है ना। अब आपको डबल बॉन्ड देखने कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहां है। क्लास बहुत शानदार होने वाली है। तो यहां पर अगर मैं राइट ऑप्शन को देखता हूं ना, तो यहां 3 बॉन्ड है ना। यहां पर डबल बॉन्ड है, इसके अलावा यहां सिंगल है, यहां सिंगल है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर आपके ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैं अपने सही आंसर की बात करता हूं तो सभी को पता चल रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है ना। तो इसको हम बिल्कुल सही कर लेंगे, है ना। चलिए
प्रश्न नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आघातवर्धता प्रदर्शित करता है। तो आघातवर्धता कौन प्रदर्शित करता है ना। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मैं आघातवर्धता की बात करता हूं तो आघातवर्धता जो प्रदर्शित करता है प्यारे साथियों, अगर मैं सही आंसर की बात करता हूं तो तांबा जो होता है, तांबा में क्या होता है कि तांबा को हम जितना पीटते हैं ये उतना ज्यादा फैलता चला जाता है ना। वहीं अगर मैं आयोडीन की बात करता हूं तो आयोडीन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आयोडीन आपकी भंगुर धातु होती है, फास्फोरस के साथ भी नहीं होता है, सल्फर के साथ भी नहीं होता है। तो राइट आंसर यहां से हमारा तांबा हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि धातु जो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस धातु ऐसी धातु जो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाती है, यहां बनाती है कर लो, ठीक है। तो ऐसी धातु जो ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करके प्यारे साथियों हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस देती है, ऐसी कौन सी हमारी वह धातु होती है। तो यहां पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई साहब। तो सबसे पहले तो यहां पर हमारा जिंक ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहां पर कॉपर दे रखा है, पर कॉपर और जिंक में से प्यारे साथियों आपको सही आंसर बताना क्या होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर आप जिंक लगाओगे। जिंक मतलब जेडन हमारी एक ऐसी धातु होती है जो कि अगर अम्ल का मतलब क्या होता है, अम्ल का मतलब HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, ये सारे आपके अम्ल होते हैं, है ना। तो जो आपका जिंक धातु होती है ये आपके HCl से अभिक्रिया करके क्या करती है कि हाइड्रोजन गैस बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को नोट कर लेना। इसके बाद 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। ऐसी कौन सी धातु होती है जो ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर मैं आपको यही बता देता हूं। देखिए अगर मैं सोडियम धातु की बात करता हूं तो सोडियम सबसे अभिक्रियाशील धातु होती है ना। ये भी क्या करती है कि ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है ना। वहीं अगर मैं बात करता हूं दूसरी धातु के बारे में तो दूसरी हमारी के धातु होती है। के का मतलब होता है पोटेशियम। के का मतलब प्यारे साथियों क्या होता है, पोटेशियम, है ना। तो अगर मैं पोटेशियम की बात करता हूं तो पोटेशियम हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। यही वाला आंसर आपको बिल्कुल सही लगा के आना है पेपर में, ठीक है, कि पोटेशियम धातु हमारी ठंडे जल से अभिक्रिया करके क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं और आपको टिक लगवाता हूं। तो चलिए आगे बात करते हैं ऑप्शन की। तो प्यारे साथियों यहां से अगर आप ऑप्शन को देखेंगे ना तो राइट ऑप्शन आप सभी को पता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ऑप्शन नंबर बी यानी पोटेशियम यानी कि हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। ऐसे ही अगर मैं अपने अगले क्वेश्चन की बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है ना। धावन सोडे का प्यारे साथियों रासायनिक नाम क्या है। तो अगर मैं धावन सोडे के रासायनिक नाम की बात करता हूं तो यहां पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि धावन सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। तो ये हमारा क्या होता है, धावन सोडा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, NaHCO3, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे और इसको हम लोग बोलते क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए ऑप्शन में यहाँ से हमको इसका रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, ठीक है, हमको रासायनिक सूत्र नहीं पूछा जा रहा है। तो हम क्या बताएंगे, धावन सोडा का रासायनिक नाम प्यारे साथियों क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके दो नाम होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। धावन सोडे के दो नाम होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आप नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। यहां पर अगर मैं अम्लीय लवण की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं अपने अम्लीय लवण की बात करता हूं प्यारे साथियों तो यहां पर देखो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा NaHCO3, है ना। अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया कि NaHCO3 हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। एक तरीके से अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो यहां पर ये एक तरीके से हमारा अम्लीय लवण होता है ना। इस बात को याद रख लेना। तो क्वेश्चन यहां तक कि हमारे 7 हो चुके हैं समाप्त। इन 7 क्वेश्चंस को, केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चंस प्यारे साथी बहुत अच्छे से रट लेना। गारंटी है ये क्वेश्चंस आपको 2026 के पेपर में आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलने वाले हैं, है ना। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं उपखंड खा की। उपखंड खा की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उपखंड खा में जितने भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वह सारे क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के होने वाले हैं, ठीक है। तो सॉरी फिजिक्स के नहीं, बायोलॉजी के होंगे, है ना। और अगर मैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस की बात करता हूं तो यहां पर आपका सिंपल है एकदम कि बायोलॉजी में आपके टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे जिस तरीके से केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चंस आते हैं। हाँ,
कभी कभी हो सकता है कि बायोलॉजी के 7 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएं, वरना अधिकतर तो 6 ही क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो अगर मैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखिए, स्वपोषी पोषण एक वह क्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण अपने भोजन को बनाते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन को बनाते हैं, और जस्ट प्रकाश संश्लेषण का ये दूसरा रूप होता है स्वपोषी पोषण, है ना। और प्रकाश संश्लेषण में प्यारे साथियों क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों चारों चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो वहाँ से मैं यह कह सकता हूँ कि उपर्युक्त में से सभी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कर लोगे। प्रश्न नंबर अगर मैं 9 की बात करता हूँ, कह रहा है कि वृक्कों का कार्य संबंधित है। तो मतलब वृक्क किससे संबंधित हैं, ठीक है, पोषण से कि श्वसन से कि उत्सर्जन से कि परिवहन से। देखो वृक्क जो होते हैं प्यारे साथियों, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो वृक्क होते हैं इसको हम लोग किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किडनी, ठीक है। तो किडनी किसके लिए जरूरी होती है, सभी लोगों को पता होना चाहिए भैया, सभी लोगों को एक साथ पता होना चाहिए कि जो किडनी होती है वह उत्सर्जन क्रिया के लिए जरूरी होती है ना। कहते नहीं है कि अगर आपके लीवर खराब है तो आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, उत्सर्जन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्सर्जन की प्रक्रिया में किडनी यानी लीवर का बहुत महत्वपूर्ण योग होता है, लीवर नहीं किडनी का, है ना। तो किडनी यहाँ से हमारा बिल्कुल यानी उत्सर्जन में, वृक्क में हमारा उत्सर्जन जो होता है, वृक्क में उत्सर्जन, ठीक है। वृक्क के लिए, वृक्क का कार्य क्या होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया को संभव बनाना, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है ना। तो प्रश्न नंबर 10 के अनुसार अगर मैं बात करता हूं कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य के हृदय में अगर मैं कोष्ठों की संख्या की बात करता हूं तो यहां पर हमारे प्यारे साथी कोष्ठों की संख्या टोटल 4 होती है। ऑप्शन नंबर आप डी को बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। तो यहां तक की सारे क्वेश्चंस आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में, देखिए यहाँ पर जौदान की नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, जौदान आपका नहीं होगा, जौदान की जगह जाइलम कर लेना, ठीक है, जाइलम, है ना भाई। तो जाइलम आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा बच्चों, ठीक है। तो अब मैं अगर बात करता हूँ प्यारे साथी कि पौधों में जाइलम द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण जो होते हैं इनका परिवहन किस माध्यम से होता है। तो ध्यान देना कि जो पौधे होते हैं ये जाइलम की क्रिया द्वारा जाइलम द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों का परिवहन किसके माध्यम से करते हैं। तो भैया यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ जाइलम द्वारा, है ना। हालांकि आंसर क्वेश्चन में ही आंसर आपको दे दिया गया कि पौधे क्या होते हैं कि जल व खनिज लवणों का परिवहन किसके माध्यम से करते हैं। देखो क्वेश्चन आपको यहाँ ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है कि पौधे जो होते हैं वो जाइलम द्वारा नहीं, पौधे जो होते हैं अवशोषित जल व खनिज लवण इन दोनों का परिवहन प्यारे साथियों किस माध्यम से करते हैं। तो आपको बिल्कुल सही आंसर लगा लेना है कि ये जाइलम द्वारा क्या करते हैं कि जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, है ना। चलिए परिवहन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो अगर मैं लार की बात करता हूँ कि भैया लार में हमारा कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो हमेशा याद कर लेना लार में हमारा जो मेरे हिसाब से एमिलेज होता है, एमाइलेस, ठीक है, एमाइलेस भी होता है, इसको कभी कभी एमिलेस भी कह देते हैं, एमिलेस, ठीक है। तो दोनों में से कोई ऑप्शन आपको एक दे देता है तो आप उसको सही लगाएंगे। यहाँ पर हमारा एमिलेस ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा एमिलेस एंजाइम, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र निर्माण कहाँ होता है। तो ये तो सभी को पता होगा भाई कि वृक्क में होता है मूत्र का निर्माण। और अगर मैं बात करता हूँ वृक्क किससे संबंधित होते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको भी बताया था कि जो वृक्क होते हैं प्यारे साथियों ये उत्सर्जन से संबंधित होते हैं ना। और जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं सभी से अनुरोध है क्लास को शेयर कर देना, अगर शेयर नहीं किया है चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं उपखंड गा की। अगर मैं उपखंड गा की बात करता हूं तो यहां पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, जो कि चाल हमारी कितनी दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। कह रहा है कि कांच, कह रहा है कि जिसका अपवर्तनांक, 1 मिनट दोबारा पढ़ते हैं, कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है ना। एक चीज मैं बताना भूल गया कि उपखंड गा में जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके होंगे,
है ना। तो जितने भी आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे मेरे प्यारे साथी, मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा देने वाला हूँ, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन समझना, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल भी होंगे, है ना, यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल भी होंगे और ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको कह सकते हो थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे, ठीक है। तो क्लास को पूरी देख लेना फिलहाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल यहाँ पर 3 × 10⁸ यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। और अपवर्तनांक आपको 1.5 दे रखा है, यानी m बराबर आपको दे रखा है 1.5। निर्वात का मतलब होता है v बराबर, ठीक है। निर्वात का मतलब होता है v बराबर आपको दे दिया गया है। निर्वात मेरे हिसाब से c होता है, निर्वात मेरे हिसाब से c होता है, आप लोग कमेंट करके बताना। c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में हमेशा इतनी ही चाल होती है ना। ऐसे में कह रहा है कि आपको प्रकाश की चाल जो होती है वह बतानी है। प्रकाश की चाल हमेशा याद कर लेना प्यारे साथियों, अगर अपवर्तनांक 1.5 है, अगर अपवर्तनांक 1.5 है और आपकी निर्वात में चाल दे रखी है 3 × 10⁸, तो राइट आंसर हमेशा आप लोग लगा लेना। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल सही आंसर लगाओ कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना। इस वाले क्वेश्चन के आंसर को आप बिल्कुल सही लगाओगे, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो किसी वस्तु से बड़ा आभासी मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ कोई हमारे पास वस्तु है, ठीक है, अगर मुझे किसी वस्तु से बड़ा बनाना है प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी बनाना है, इसके अलावा मुझे प्रतिबिंब जो बनाना है वह कैसा बनाना है, कह सकते हो कि प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होगा। मतलब वस्तु से बड़ा और आभासी बनाने वाला दर्पण कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारा अवतल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले, चलिए प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सी लेंस पसंद करेंगे। देखिए जब भी कभी हम लोग क्या करते हैं प्यारे साथियों, छोटे अक्षर को पढ़ते हैं, ठीक है, हमेशा याद कर लेना कि छोटे अक्षर को जब भी हम कभी पढ़ते हैं तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस यूज करते हैं कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। तो अगर मैं इसके सही आंसर की बात करता हूं तो हमारा बिल्कुल यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर के फोकस दूरी जो होती है, 50 सेंटीमीटर की जो फोकस दूरी होती है, उस फोकस दूरी का हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस प्रयोग करते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस अच्छे से समझ लेना और अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन 16 रिपीट हो गया। तो प्यारे साथियों आपको कुछ नहीं करना, मेरे द्वारा बताए गए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई बात नहीं, यहां पर 16 दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ये जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या फिर जो भी चीजें हो रही हैं। चलिए भैया अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न यहां देखिए 16 नंबर क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको इस क्वेश्चन को दोबारा तैयार कर लेना, क्योंकि ऐसा है कि हमारे यहाँ जब प्रिंटिंग मास्टर इसको जो प्रिंट करते हैं उनसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, उन्होंने 16 क्वेश्चन दोबारा से टाइप कर दिया है। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना कि निकट दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है वह कहाँ पर होता है। देखिए जिस भी व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टिदोष होगा ना, उसका प्यारे साथियों जो दूर बिंदु होगा ना, सबसे पहले दूर बिंदु कहाँ होता है, तो दूर बिंदु हमेशा याद कर लेना कि अनंत पर होता है। कहाँ पर होता है, अनंत पर, ठीक है। तो अगर मैं अनंत पर बात करता हूं तो अनंत की वस्तुएं तो उसको दिखाई नहीं पड़ेंगी, तो अनंत से कम दूरी पर उसका दूर बिंदु होता है जिसके आंखों में निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहां से आप लोग लगा लेंगे ऑप्शन नंबर डी को, यानी अनंत से कम दूरी पर उसका क्या होता है भाई, निकट दृष्टि दोष का जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका दूर बिंदु होता है, ठीक है। चलिए इसी के बाद आगे मैं प्रश्न नंबर 17 की बात करता हूं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण की, प्रिज्म हमारे पास है जिससे हम लोग क्या श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं। तो श्वेत प्रकाश की किरण गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। तो सबसे अधिक विचलन प्यारे साथियों किस रंग के लिए होता है। तो अगर मैं अपने सही आंसर की बात करता हूं तो यहां पर हमारा बैंगनी रंग के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि अगर मैं सबसे कम की बात करता हूं, सबसे कम अगर रंग की बात करता हूं कि सबसे कम किस रंग के लिए विचलन होता है प्रिज्म से जब कोई श्वेत प्रकाश किरण गुजरती है, तो वह होता है लाल रंग, ठीक है। वहीं अगर मैं सबसे अधिक की बात कर देता हूं तो हमारा हो जाता है बैंगनी रंग। तो दो तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जा सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़ों को काटा जाता है
और इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। आगे, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश दिया हो तो आपको R बाई R डैश अनुपात का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ध्यान से समझना, आपके पास प्यारे साथियों यहाँ पर क्या है कि आपके पास कोई एक प्रतिरोध है। मान लीजिए आपके पास कोई प्रतिरोध R है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस R प्रतिरोध को आपने 4 बराबर भागों में या फिर 3 बराबर भागों में आपने बांट दिया, ठीक है। मैं मानता हूँ आपने 3 बराबर भागों में इसको बांट दिया, ठीक है। आपने इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया है ना, इस तरीके से। अब आप क्या करोगे, अब आपको प्रश्न में कह रहा था कि भैया जब इनको आप लोग टुकड़ों में बांट दो, कितने कि कह रहा कि तार के टुकड़ों में काट दिया जाता है, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो। हमने क्या किया, इनको पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया। किसमें, पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम कहने का मतलब होता है समांतर क्रम। किसमें भैया, समांतर क्रम। अगर मैं समांतर क्रम की बात करता हूं तो समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनका पहला सिरा एक बिंदु से, ठीक है, और उनका दूसरा सिरा एक बिंदु से जुड़ा होता है, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो उनका R डैश निकलेगा प्यारे साथियों वो n स्क्वायर निकलेगा। और यहाँ से अगर मैं अपने राइट आंसर की बात करता हूँ तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका राइट आंसर n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर, ठीक है। और n की जगह अगर आप यहाँ 4 रख लोगे तो 4 चक्कू 16 यानी 16 हमारा बिल्कुल राइट आंसर अभी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हो कि 16 यहां पर हमारा बिल्कुल डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे, है ना। चलिए, ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूं तो 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। तो 1 किलोवाट घंटा में जूल की, अगर मैं जूल की बात करता हूं कि जूल की संख्या कितनी होगी, तो 1 किलोवाट घंटा में जूलों की जो संख्या होती है प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं। हर बार मतलब मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पहले करा चुका हूं, बहुत ज़्यादा बार कराया क्वेश्चन को, ठीक है। फिलहाल फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 6 की पावर 8 की पावर में 6 जूल, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूँ तो यहाँ से हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। आप कहोगे कि भैया ये क्यों नहीं सही होगा, देखो यहाँ पर 3.6 पॉइंट लगा है और फिर 10 की पावर 6 लिखा है, मतलब 10 से पहले पॉइंट लगाया, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर ये है, ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। कुछ नहीं करना, एक बात याद कर लेनी है कि 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या होती है 3 × 6 की पावर 10 की पावर 6 जूल, है ना। तो इतना आप कर लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि R/Y, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि R व 2R हमारे पास दो प्रतिरोध हैं। सबसे पहला है R, इसके बाद दूसरा हमारा है 2R, है ना। कह रहा है कि R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, है ना, सबसे पहले क्या करते हैं कि इनको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 आया तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का जो मान आया वह R2 आया, तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो राइट आंसर आपको क्या मतलब इनका राइट आंसर क्या होगा। R1 समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 को जब जोड़ते हैं, R1 व R2 को, तो इनका राइट आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं इसके सही ऑप्शन की, तो यहां पर R1/R2 का राइट आंसर हो जाएगा 9/2, क्योंकि हमने इनको क्या किया, सबसे पहले हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा। जब हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा प्यारे साथियों, तो याद रख लेना, अगर 3 ओम का प्रतिरोध है, R बराबर 3 ओम है, तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ोगे 3 + 3 हो गया, यहाँ से 6 हो गया, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ोगे तो भैया 1/3 आपका हो जाता है, यहाँ से 2 3 जा 6, यानी 2/3 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/R बराबर में 1/3, तो R बराबर यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। तो जब आप इसको निकालोगे ना प्यारे साथियों, तो ये आपका 6 + 9, 6 + 3 बराबर 9 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 व R1 का प्रतिरोध निकालोगे तो 9/2 होगा। आपको अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लेना, है ना, और एक काम कर लेना कि इसके राइट ऑप्शन को अच्छे से आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर देखिए, हमको अगर बात करते हैं तो यहाँ हमारा खंड बा है, जहाँ पर हमारे सारे के सारे वर्णात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 50 नंबर के आते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी 50 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस आपके देखे जाते हैं फुल नंबर। और मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ कि आप वर्णात्मक क्वेश्चंस कैसे तैयार करोगे। सबसे पहला काम प्यारे साथियों कर लेना कि आपको क्या करना है
कि अपना जो गूगल लेंस है ना, इसको आप लोग अच्छे से एकदम इसका इस्तेमाल करना। या तो व्हाट्सअप में एक ऑप्शन आता है, ठीक है, व्हाट्सअप में AI करके ऑप्शन आता है, जहां पर आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते हैं। आपको क्या करना है, मैं आपको सारे क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट कराऊंगा। हर एक क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वर्णात्मक वाले, वह सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, व्हाट्सअप के AI ऑप्शन से या तो गूगल लेंस के द्वारा आपको सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेना है। चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन नोट करो, हर बार पेपर में ये क्वेश्चन आपके आता है। कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद इन्हें संतुलित समीकरण लिखिए। मतलब सबसे पहले शब्द समीकरण लिखना है, फिर इनको संतुलित करना है ना। तो पहला प्रश्न हम लोगों का है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ में अभिक्रिया करता है। देखो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा H2SO4 होता है ना, H2SO4। दानेदार अगर मैं जिंक की बात करता हूं तो दानेदार जिंक हमारा Zn होता है। तो Zn धातु की अभिक्रिया जब हम लोग H2SO4 से कराते हैं तो बताता क्या अभिक्रिया होती है। तो यहां पर इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। दूसरा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो अगर मैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करता हूं तो तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl, ठीक, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। तो जब अभिक्रिया HCl के साथ में होती है तो मैग्नीशियम पट्टी मतलब Mg प्लस Cl, Mg प्लस HCl, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या देते हैं आपको वह बताना है। तीसरे प्रश्न की बात करता हूं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ में, ठीक है, एल्यूमिनियम चूर्ण, ठीक है, एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो अगर मैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करता हूं जो कि एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ में अभिक्रिया करता है, तो यहां पर आपको याद कर लेना है प्यारे साथियों कि यहां पर जो हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर मैं बात करता हूं तो अभी मैंने आपको बताया कि H2SO4 होता है, ठीक है। और H2SO4 की अभिक्रिया हम लोग किससे करा रहे हैं, एल्युमिनियम यानी Al धातु से करा रहे हैं। दोनों की आपस में अभिक्रिया होती है, क्या होता है, जो भी बनता है आपको यहां पर लिख देना है और अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, सबसे पहली बात। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर से वही आ गया, हाइड्रोक्लोरिक आ गया इस बार HCl, ठीक। तो HCl क्या होता है कि लौह के रेतन के साथ में अभिक्रिया करता है। देखिए, लौह के रेतन का मतलब होता है लोहा के साथ में अभिक्रिया कराई जा रही है। लोहा का मतलब आपका जो Fe धातु है उसकी अभिक्रिया प्यारे साथियों HCl से कराई जा रही है। तो जब HCl Fe से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, जब एल्युमिनियम धातु H2SO4 से अभिक्रिया करेगी तो क्या देगी, जब मैग्नीशियम धातु HCl से अभिक्रिया करेगी तो क्या देगी, जब जिंक धातु H2SO4 से अभिक्रिया करेगी तो क्या देगी। इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना। एक एक नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली 100% आपके पेपर में आने वाले हैं, है ना। अच्छे से इनका नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। और इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चंस कराता हूं। चलिए, अपने अगर मैं दूसरे क्वेश्चंस की बात करता हूं प्यारे साथियों, तो इस क्वेश्चन पेपर का हमारा वर्णात्मक का दूसरा प्रश्न है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ठीक है, इसको आप सांद्रण कर लो, यहां पर सांद्रण, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है, उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ठीक है, का मान कितना होता है। तो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन आयन सांद्रण का प्यारे साथियों मान कितना होता है आपको वह बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आएगा। इसके बाद बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोक्षार प्रक्रिया क्या होती है आपको बताना है और इसके अभिकर्मक एवं उत्पाद क्या होते हैं आपको वह बताने हैं और अभिक्रिया को संतुलित किस तरीके से करते हैं, ठीक है। मतलब अभिक्रिया का आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, आपको वह बताना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए 2-2 नंबर के आपके ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आपको आएगा पूरा एक प्रश्न वह आपको 4 नंबर का देखने को मिलेगा, है ना। और 4-4 नंबर के टोटल आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया 2 नंबर वाला, तीसरा क्वेश्चन ये 4 नंबर का हो गया। इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, है ना। हालांकि इस 2 नंबर वाले प्रश्न में आपको 2 प्रश्न देखने को मिले और इस तीसरे वाले में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं चौथे क्वेश्चन की बात करता हूं प्यारे साथियों, तो यहां पर हमको देखिए 2 प्रश्न, पहला ये क्वेश्चन है, दूसरा हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 6 नंबर में हमारा पहला एक थोड़ा सा एक लंबा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। पेपर में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है, एक तो लंबा सा क्वेश्चन पूछ लेगा और अथवा में 2 से 3 प्रश्न पूछ देगा। तो प्यारे साथियों मेरे हिसाब से आपको क्या करना है कि ये जो टिप्पणी वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। और अगर मैं टिप्पणी वाले प्रश्नों की बात करता हूं
तो संकलन अभिक्रिया, हाइड्रोकार्बन और कार्बन की दहन अभिक्रिया, ये 2 प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 प्रश्न आपके टिप्पणी वाले बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली आपको 2026 में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 4 नंबर क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मिसल क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। और साबुन के स्वाच्छीकरण लिख लो यहाँ पर, स्वाच्छी, ठीक है, स्वाच्छीकारक, स्वाच्छीकरण, साबुन के स्वाच्छीकरण जो प्रक्रिया होती है ना, इसको आप लोग महत्व बताइए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर मैं उपखंड खा की बात करता हूं तो उपखंड खा में अगर आप देखोगे तो यहां पर हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम क्या होते हैं। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा बताना भूल जाता हूं। उपखंड खा में अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, तो यहां पर आपको जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ना, सारे बायो के होंगे, सारे आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो एंजाइम होते हैं ये क्या होते हैं। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब इतना रिपीटेड है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। एंजाइम क्या होते हैं, किन्हीं 2 एंजाइम के नाम लिखकर उनके कार्य भी आप बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है, इस क्रिया को प्रभावित करने वाले केवल कारक के नाम लिख देने हैं। सबसे पहला तो वाष्पोत्सर्जन की आपको परिभाषा बता देनी है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा बता देनी है। ठीक है, और साथ ही साथ इनके जो प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि वायु की आर्द्रता, वायु की नमी, ठीक है, और वायु का वेग, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि वाष्पो उत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, है ना। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन। तो 5 नंबर मैंने आपको बताया कि आपके पेपर में क्या होता है कि 4-4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2-2 नंबर वाला एक क्वेश्चन 4 नंबर का बन जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर मैं अपने 5वें प्रश्न की बात करता हूं तो यहाँ 2 नंबर प्लस 2 नंबर, 4 नंबर आपका यहाँ बन जाएगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विकास के डार्विनवाद तथा लैमार्कवाद में संक्षिप्त में विवरण दीजिए। 4 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर आपको डार्विनवाद और लैमार्कवाद के बारे में आपको एकदम अच्छे से विवरण देना है। मतलब आपको विवरण का मतलब ये है कि आपको इसके बारे में बताना है और आपको इसके बारे में बताना है ना। 4 नंबर का डेफिनेटली क्वेश्चन आप नोट कर लो, 100% क्वेश्चन आपके पेपर में ये आएंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं अपने 7वें क्वेश्चन की, तो प्यारे साथियों यहां पर हमारा 7वां प्रश्न कह रहा है कि मेंडल के नियम क्या हैं, सभी नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अगर मैं अपने 2025 के सेट की बात करता हूं ना, तो 2025 के लगभग 2 से 3 सेट में ये क्वेश्चन आपका मेंडल वाला पूछा गया था कि मेंडल के नियम क्या हैं। मेंडल के प्यारे साथियों टोटल 3 नियम होते हैं, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपवहन का नियम। ठीक है, तीसरा नियम क्या होता है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, फिलहाल अच्छे से प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हर साल पेपर में आता है ना। इसके अलावा अथवा में अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, उत्सर्जन के क्या तात्पर्य हैं, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए और मनुष्य के वृक्ष की संरचना तथा कार्यविधि को सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। तो ये देखिए, ये जो हमारा प्रश्न है ना उत्सर्जन वाला, 6 नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए ये जो उत्सर्जन वाला क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर नंबर 6 यानी जैव प्रक्रम का है, और ये जो मेंडल वाला क्वेश्चन है ये आपके अनुवांशिकता का है। दोनों अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन है और दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब दोनों ही अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पेपर में ये क्वेश्चंस भी आ सकता है और ये वाला भी आ सकता है ना। तो जल्दी से आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको अगले उपखंड को डिस्कस करता हूं। चलिए यहां पर देखिए, अगले उपखंड की बात करते हैं। तो उपखंड यहां पर हमारा गा है, जहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां पर आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा भैया फिजिक्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। प्यारे साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, फिजिक्स के 3 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल आता है प्यारे साथियों, ठीक है, न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दूसरे अगर मैं टाइप की बात करता हूं तो यहां पर आपको डेफिनेशन वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, डेफिनेशन वाले अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तीसरा टाइप आ जाता है आपका चित्र डायग्राम वाले क्वेश्चन। ठीक है, डायग्राम वाले। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और ये हमारे चैप्टर नंबर 1 यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से क्वेश्चन है ना। मैं आपको पढ़ूंगा नहीं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है ना, हर साल आता है। ठीक है, और डेफिनेटली ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। अथवा अगर मैं बात करता हूँ, अथवा में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये भी देखिए हमारा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, ये भी हमारा न्यूमेरिकल वाला है, ऊपर वाला भी हमारा न्यूमेरिकल वाला था। तो फिजिक्स में क्या होता है प्यारे साथियों, न्यूमेरिकल आते हैं
और आपको अगर न्यूमेरिकल अगर आ जाते हैं, अगर आप न्यूमेरिकल करना सीख जाते हो ना, तो फिजिक्स में आप पूरे क्वेश्चंस करके आने वाले हो। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि फिजिक्स के कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। ये तो देखिए हमारा एक नॉर्मल सा न्यूमेरिकल है, ये भी हमारा नॉर्मल सा है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से है। फिलहाल यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा। देखो यहाँ पर हमारा डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आ गया कि विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए और विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है समझाइएगा। 4 नंबर का ये क्वेश्चन, 4 नंबर का ये क्वेश्चन, 4 नंबर का ये क्वेश्चन। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर अथवा में ऑप्शन होता है, मतलब 2 क्वेश्चन होते हैं, आपको एक करने के लिए होता है, अथवा वाला ऑप्शन आपके पास होता है, तो आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। 90 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो पहला तो हो गया डेफिनेशन वाला क्वेश्चन, लेकिन दूसरा फिर से न्यूमेरिकल आ गया और ये न्यूमेरिकल हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है ना। तो 4 नंबर का न्यूमेरिकल जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर प्रतिरोध में क्या अंतर होगा वह बताए पूछा गया है, ठीक है। तो किसी तांबे के तार का व्यास आपको 0.8 मिलीमीटर दे दिया गया है। तांबे का कोई एक तार है, ठीक है, और इसका व्यास यानी d बराबर आपको 0.8 मिलीमीटर है। आपको यहां पर कह रहा है कि प्रतिरोधकता यानी कि आपको प्रतिरोधकता इस तरीके से डिनोट करते हैं और प्रतिरोधकता को हम लोग बताते हैं तो इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर मैं प्रतिरोधकता की बात करता हूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम ये हमारी प्रतिरोधकता होती है ना। कह रहा कि 8 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोध बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। R बराबर हमको 8 ओम का प्रतिरोध बनाना है, तो हम इस 8 ओम के प्रतिरोध को बनाने के लिए प्यारे साथियों को लंबाई कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए इन सारे क्वेश्चंस का तो इस वीडियो को बहुत शेयर करना ताकि मैं इस नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चंस के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन ला सकूं। अगर आपने क्लास को शेयर किया, क्लास को देखा, अंत तक देखा, तो मैं आपको सॉल्यूशन भी कराऊंगा। फिलहाल आपका कर्तव्य बनता है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता हूं, आप सॉल्यूशन स्वयं से कर लीजिएगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। फिलहाल आगे की अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो हमारा अंतिम प्रश्न है यहाँ पर भाई कि ये भी हमारा मेरे हिसाब से आपका यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल नहीं है, यहाँ पर हमारा डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है ये वाला कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है बताइएगा, और बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है वह भी बताइएगा। और अथवा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में 4 अंतर स्पष्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा एक डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारा एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है ना। यहाँ पर आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इसमें हमारा कोई धारावाही चालक रखा हुआ है, तो इस चालक पर लगने वाले जो बल F है ना वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, वह किन किन बातों पर निर्भर करता है आपको वह बताना है। तो उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से नोट किए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस, है ना। और जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए इस पूरी क्लास के अंदर, है ना, अगर आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट किया है और इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से समझा है, मेरे प्यारे साथियों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको विज्ञान में क्लास 10 की साइंस में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, डायग्राम वाले कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, MCQ कैसे पूछे जाते हैं, तो मतलब कंप्लीट जानकारी आपको इस क्लास के अंदर मिल चुकी है, ठीक है। फिलहाल इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।